हेलो। नमस्कार साथियों। मैं सोनू कुमार आप लोगों के बीच में फिर से आया हूँ 10th की बायोलॉजी को एक बार लेके, जिसमें ऑब्जेक्टिव का सारा प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ, जो कि आप लोग देखेंगे और मैं इसे करने वाला हूँ, है ना। तो अपन चलते हैं अब आगे। और अब एक नए तरीके से आज से हम लोग जितने भी गैस पेपर है उन गैस पेपरों को अब हम लोग ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्टिव कैसे करना है, इन चीजों को हम लोग देखेंगे, है ना। तो अब हमें क्या 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 चीज करना है तो जरा देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में क्या क्या कहता है, इन चीजों को जरा देखेंगे। तो भैया, ऐसा ऐसा चीज है कि जो सभी कोई हम लोग जानते हैं और करना भी हम लोगों को है। तो खैर देखते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। क्या बोला है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? चार। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो भैया चार होती है। फिर बात करते हैं कि पौधे पत्तियों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधे एवं पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो भैया रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा होता है। फिर वहीं पर बात करते हैं कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ के बारे में कहा गया कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी होता है, टेनिन भी होता है, रेजिन भी होता है। यहां पर सभी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। भैया कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो बात करते हैं लाइपेज। कौन सा एंजाइम? तो लाइपेज वसा पर कार्य करता है। फिर बात करते हैं किस प्रक्रिया के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्या कहा? किस प्रक्रिया के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप लोग बता सकते हैं कोई वायवीय से। किसके द्वारा? वायवीय से। फिर से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे प्रश्न लेके चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या छठा। और प्रश्न संख्या छठा में क्या कहता है, जरा मैं इसको एडजस्ट कर ले रहा हूं। भैया जी आ जाओ, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले हम आपको। कहा भैया? आ जाओ इधर। हाँ, तो जब बात करते हैं तो भैया यहां पर जब देखा जाए तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्यों में दांतों की संख्या 32 होती है। वहीं पर जब बात करते हैं बच्चों में कितनी होती है, तो बच्चों में 20 होती है। कितनी होती है? तो 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32। किसका आंसर क्या हो जाएगा? 32। अच्छा, बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में होता है, कि रात में होता है या रात दिन में होता है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं? तो खैर ये सभी चीज तो आपका ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग खुद बना सकते हो, ये सभी चीज आप आराम से कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि शरीर में भोजन का पाचन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो खैर ये भी आपके लिए आसान क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों का मैं जवाब नहीं देने वाला हूं, ये सभी आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना मात्रा में होता है। भैया आप लोग भी देखे, जब आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो बायोलॉजी में ये सभी चीज तो कॉमन प्रश्न है, और ये सभी कॉमन प्रश्न तो आप लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे। तो खैर ये चीज भी आप ही को करनी होगी। आप बता सकते हैं कि मानव मूत्र में, चलिए फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशतता कितनी होती है। चलिए फटाफट आप लोग जरा कमेंट में बताइएगा कि कितनी होती है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा। खैर बात करते हैं अब 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 10वें नंबर के प्रश्न में कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी आपको बताना है कमेंट में। ए बी सी डी करके आपको प्रश्न की संख्या लिख के आपको ए बी सी डी दे देना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। खैर ये भी आपके लिए ही क्वेश्चन है, आपको ही बना के देना है। किसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आप कमेंट में कर दीजिएगा। फिर बात करते हैं कि गार्ड सेल की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गार्ड सेल की कौन सी भित्ति मोटी होती है, ये भी क्वेश्चन आप ही को बनाना है। यह गार्ड सेल अर्थात गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। ऑप्शन क्या दे रखा है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इनमें से सभी। खैर आपके ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जरा बना के खुद से लेके हमको जरा कमेंट में करिए तो जानेंगे क्या क्या सभी चीजें हो रही है। चलिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये आप देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो, आप एक्टिव मोड में हो या नहीं हो, ये मेरा करने का मतलब है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप फटाफट कमेंट करते जाइएगा। चलिए बात करते हैं कि मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है भैया?
तो अमरवेल है कि गोबर छत्ता है कि उड़हल है कि अमरवेल है, आप लोग खुद जान सकते हैं। खैर ये सब चीज आसान क्वेश्चन है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया क्या बात कर रहा है भैया? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो आप भी जानते हैं कि हाइड्रा है कि स्टारफिश है कि कॉकरोच है या फिर पाइला है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टस सामान्यतः कहां पाया जाता है? तो क्या कह रहा है? सामान्यतः यह लैक्टस पेड़ से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो लैक्टस कहा जाता है। किससे निकलता है? तो क्या वह पीपल से निकलता है, क्या वह पीला कनेल से निकलता है, क्या वह बरगद से निकलता है, क्या वह इनमें से सभी से निकलता है? ये आप खुद से बता सकते हैं कि लैक्टस किससे निकलता है। आइए बात करते हैं कि मानव गुर्दों का आकार कैसा होता है। भैया इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकते हैं, और इसका जवाब आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं। आइए बात करते हैं कि मानव गुर्दों का आकार कैसा होता है। तो मानव गुर्दों का आकार कैसा होता है? कि गोलाकार होता है कि आयताकार होता है कि सेम के बीज के आकार का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। खैर आप तो खैर जानते भी, आप समझदार भी हैं कि कौन सा होगा। खैर आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आइए बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें किंगवन की क्रिया होती है? किंगवन की क्रिया किसमें होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पेशीय उत्तकों में होती है कि यीस्ट में होती है कि माइक्रोकोन्डिया में होती है कि इनमें से सभी में होती है? खैर आप लोग खुद जवाब दें इनका। फिर कह रहा है कि ग्राहिनी कौन सा भाग है? ग्राहिनी भाग है किसका? या मुख गुहा का भाग है, क्या अमाशय का भाग है, क्या छोटी आंत का भाग है, क्या बड़ी आंत का भाग है? ये भी आसान क्वेश्चन ही है, ये इसका भी जवाब आप लोग स्वयं दे और कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट करें। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन 19वें नंबर की ओर चलते हैं कि 19वां नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो जरा देखते हैं कि 19वां नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में है कि जीवाणु की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भैया जीवाणु की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवाणु की कैसी विशेषता है? कि अणु की गति के अनुसार वृद्धि कर, या पहला कहा ऑप्शन अणु की गति के अनुसार, वृद्धि के अनुसार, संघ के अनुसार, या फिर समन्वय के अनुसार। तो आंसर क्या हो सकता है कि जीवाणु का एक महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? वह जीवाणु क्या करते हैं? जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग विशेषता क्या है कि वह जीवन में वृद्धि करते रहते। क्या होगा आंसर इसका? वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि। आइए बात करते हैं अब कि स्वपोषी पोषण होते हैं। स्वपोषी पोषण, खैर पोषण से रिलेटेड यह प्रश्न है। तो क्या कहा? स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? तो पोषण के बारे में कहा कि पौधों में पोषण, स्वपोषी पोषण किसमें होते हैं? तो क्या पौधों में होते हैं, क्या कुछ प्रोटेस्टा या प्रोक्रियोटिक्स में होते हैं, या कवक में होते हैं, या ए और बी दोनों में होते हैं? तो क्या आंसर होगा? तो प्रोटेस्टा या प्रोक्रियोटिक्स में तो नहीं होते हैं, या किसमें होते हैं? स्वपोषी सिर्फ और सिर्फ पौधे होते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ पौधे ही होते हैं। आइए बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो भैया ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कहा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो भैया ग्लाइकोलाइसिस एक कोशिका द्रव है। क्या है? कोशिका द्रव है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक कोशिका द्रव है। आइए बात करते हैं रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वहन, यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जा सकता है। निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जा सकता है। तो क्या वह पाचक रस को कहा जा सकता है, क्या वह उद्दीपक को कहा जा सकता है, क्या वह आवेग को कहा जा सकता है, और क्या वह हार्मोन को कहा जा सकता है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं उसका कि रासायनिक दूत किसे कहा जाता है। तो हार्मोन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। फिर बात करते हैं परिशेषिका हिस्सा किसका है। परिशेषिका हिस्सा क्या है? परिशेषिका हिस्सा कौन सा हिस्सा कहलाता है? जैसे आहार नाल का वह हिस्सा है, तंत्र का वह हिस्सा है, संबंध तंत्र का हिस्सा है, या फिर जनन तंत्र का हिस्सा है। तो यह परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। आइए अब आगे प्रश्न की ओर लेके चलते हैं आपको, और अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखिएगा। 25वें नंबर का क्वेश्चन कहा, 25वें नंबर का क्वेश्चन कहा कि प्रकाश, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान, इतना हल्का क्वेश्चन, इतना हल्का क्वेश्चन आप बता भी सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में करके बिल्कुल दे सकते हो। तो खैर बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। तो ऑप्शन में कहा माइक्रोकोन्डिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्या, क्या क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्या, क्या ल्यूकोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इनमें से
कोई नहीं होती है। तो बिल्कुल आसान सा बात है भैया, यहाँ पे क्या कह दिया, क्लोरोप्लास्ट। क्या कह दिया, क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। अब बात कहा निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है, क्या कहा, हेटेरोक्राइन ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, हेटेरोक्राइन ग्रंथि। यह हेटेरोक्राइन ग्रंथि क्या है, एक प्रकार का यह विसन है। क्या है, हेटेरोक्राइन ग्रंथि एक प्रकार का विसन है, जिसको हम लोग टेस्टिस के नाम से भी जानते हैं। आइए बात करते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल। स्वपोषी अपने आप में क्लोरोफिल के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी ये स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक सभी हैं, जिसमें क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है एवं सूर्य का प्रकाश, ये सभी प्रकाश संश्लेषण की ये प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह क्वेश्चन कहता है कि शरीर के श्वसन के अंतिम उत्पाद, श्वसन के अंतिम उत्पाद में कौन कौन चीज शामिल होते हैं। तो भैया श्वसन के अंतिम उत्पाद में क्या वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो सकता है, क्या वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा हो सकता है, क्या वह CH2 और ऊर्जा हो सकता है, क्या वह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। जी हाँ बिल्कुल दोस्त मेरे, कि कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा ये तीनों हो सकते हैं। आइए बात करते हैं मैग्नीशियम किस में पाया जाता है भैया। तो मैग्नीशियम पाने वाले कौन से चीज है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्या क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्या लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, क्या वर्णिलवक में पाया जाता है, क्या श्वेत रक्त में पाया जाता है। तो क्या आंसर हो सकता है इसके, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिका में मैग्नीशियम पाया जाता है। आइए बात करते हैं अब आरबीसी का जीवन अवधि। खैर ये कितना आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, तो आप ये सभी चीज, खैर मैं ऑप्शन बोल दे रहा हूं, 1 120 दिन, 2 बी में 180 दिन, सी में 80 दिन या डी में 220 दिन। ये चीज आप लोग खुद बता सकते हैं। आइए बात करते हैं अब आगे। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, आगे का क्वेश्चन कहा दांतों की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। दांतों की सबसे ऊपरी परत को आप लोग खुद जानते हैं, तो क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। जरा कमेंट भी करिएगा क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं। फिर बात करते हैं पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन किन में होता है, तो क्या वह जड़ में होता है, पत्तियों में होता है, तनों में होता है। जी हाँ बिल्कुल, इन तीनों में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इनका क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। बात करते हैं निम्न में स्वपोषी कौन होते हैं। निम्न में स्वपोषी कौन होते हैं, तो निम्न में स्वपोषी हरे पौधे होते हैं कि मछली होते हैं कि कीट होते हैं कि अमीबा होते हैं, बता सकते हैं। तो कौन होते हैं, तो हरे पौधे। स्वपोषी कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। फिर बात करते हैं मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा हो जाएगा, तो छोटी आंतें हो जाएगी। कौन हो जाएगी, छोटी आंतें हो जाएगी। जरा देखते हैं दोस्तों रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है, इसको कह सकते हैं तरल संयोजी उत्तक। क्या कह सकते हैं, तरल संयोजी उत्तक। क्या कह सकते हैं, तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक क्या कह सकते हैं, तरल संयोजी उत्तक। फिर बात करते हैं कि किस जीवन में हीमोग्लोबिन, किस जीव में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है, किसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है। तो क्या आंसर हो सकता है, क्या वह पक्षी है, क्या वह मक्खी है, क्या वह मनुष्य है, या फिर कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। फिर बात करते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। खून की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। आइए बात करते हैं मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि का क्या नाम है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि का क्या नाम है, वह है ग्रंथि यकृत। कौन सी ग्रंथि है, वह ग्रंथि है यकृत। चलिए आइए दोस्तों फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूं, जिसमें यह क्वेश्चन है 39वें नंबर का। तो 39वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 39वें नंबर क्वेश्चन में कहा कि मनुष्यों के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन होते हैं। मनुष्यों के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन होते हैं, तो मनुष्यों के आहार नाल में अवशेषी अंगों के रूप में क्या कोलोन होते हैं, क्या अपेंडिक्स होते हैं, क्या वह सिकम होते हैं, या फिर रेक्टम होते हैं। तो आहार नाल के अवशेषी अंग, तो
वेस्टेज ऑर्गन, वेस्टेजियल ऑर्गन के रूप में कौन कौन से देखे जाते हैं? तो वेस्टेजियल ऑर्गन के रूप में कौन कौन होते हैं? तो अपेंडिक्स होते हैं। कौन होते हैं? अपेंडिक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक कौन हो सकता है भैया? तो क्या डब्ल्यूबीसी है? क्या वह लसिका है? क्या वह आरबीसी है? क्या कोई नहीं? तो क्या हो सकता है? ऑक्सीजन का वाहक कौन हो सकता है? तो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी है। कौन है? आरबीसी। वहीं पर बात करते हैं कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है डायरिया, निमोनिया, मलेरिया या मधुमेह। श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? तो वह बीमारी है निमोनिया। कौन सी बीमारी है? वह बीमारी है निमोनिया। आइए बात करते हैं प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया। क्या कहा? प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा द माइक्रोग्राफिया एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया? तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया। फिर बात करते हैं प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण के द्वारा। फिर बात करते हैं पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो भैया पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो वह स्टार्च के रूप में। किस रूप में? वह स्टार्च के रूप में पौधों में भोजन जमा होता है। आइए बात करते हैं 46वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मानव हृदय घिरा हुआ है किससे? तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? तो क्या एपिकार्डियम से घिरा हुआ है? क्या वह जाइलम से घिरा हुआ है? क्या वह फ्लोएम से घिरा हुआ है? क्या वह प्लाज्मा से घिरा हुआ? नहीं, वह किससे घिरा हुआ है? वह एपिकार्डियम से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है? एपिकार्डियम से घिरा हुआ है। फिर बात करते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर। और 47 नंबर के क्वेश्चन 47 नंबर में कहा मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो बता सकते हैं मुख गुहा। जब कोई भी भोजन करते हैं वह भोजन अगर मुख में पच जाता है तो वह ऐसा कौन सा भोजन है? उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट। फिर निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करती है? क्या कहा? ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या कह रहा है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करती है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करने वाले कौन है? क्या वह वसा का पाचन करती है? क्या वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है? क्या वह प्रोटीन का पाचन करती है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है। क्या बोला गया? तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करती है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करती है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है। वहीं पर बात करते हैं पित्तरस कहां से स्रावित होता है? पित्तरस कहां से स्रावित होता है? तो वह यकृत से स्रावित होता है। किससे? यकृत से स्रावित होता है। फिर बात करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वह है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? वह है न्यूरॉन। वहीं पर बात न्यूरॉन। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? कौन सा संवहन उत्तक है? तो बात करते हैं एपिडर्मिस है, फ्लोएम है और जाइलम है। आपको बता दे कि जाइलम और फ्लोएम भी एक प्रकार के अस्थायी उत्तकों की गिनती में आते हैं और एपिडर्मिस भी जो कि संवहन उत्तक का कार्य भी करती है। आइए बात करते हैं चालनी नालिका पाई जाती है। क्या कहा? 52 नंबर का क्वेश्चन में कि चालनी नालिका कहां पाई जाती है? तो चालनी नालिका किसमें पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है कि पौधे और पशुओं की मनुष्यों में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना होता है? तो भैया 12 से 20 दिन। कितना? 12 से 20 दिन का होता है। चलिए बात करते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 54 नंबर क्या कहता है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। वहीं पर बात करते हैं अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। ये सभी क्वेश्चन तो हीमोग्लोबिन आपका बन गया होगा, आपके शरीरों में घुल गया होगा ये सभी क्वेश्चन। खैर बात करते हैं एस्टोमेटा के खुले और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्वार। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका या कोशिका द्वार के नाम से इसको जानते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56वां और 57वां नंबर क्या कहता है? जो क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग आज
दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? 100 क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं अब आगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? विक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है, नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस या फिर बोमेट संपुट। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। विक्क की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। वहीं पर बात करते हैं निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्क। विक्क को लीवर के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? मत्स्य का अर्थात मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? तो वह आंसर होता है उसका कौन सा होता है? तो गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स। मनुष्यों में विक्क संबंधित किससे है? तो पोषण से संबंधित है, कि श्वसन से संबंधित है, कि उत्सर्जन से संबंधित है, कि परिवहन से संबंधित है? तो वह क्या हो जाएगा? तो उत्सर्जन। विक्क का काम क्या होता है? उत्सर्जन करना। क्या करना? उत्सर्जन करना। वहीं पर बात करते हैं अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण की क्रिया के द्वारा। क्या? अंतर्ग्रहण की क्रिया के द्वारा होता है। फिर बात करते हैं तलचट्टा में किसने जोरे श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तलचट्टा में कितने जोरे श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो आंसर क्या कह दिया? वह 10 जोरे श्वास रंध्र पाए जाते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक। क्या? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। बात करते हैं फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। कौन सा? अंडाशय। निम्नलिखित में से सबसे तेज निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कना किसका धड़कता है सबसे ज्यादा तेज? तो ऑप्शन दे रखा है, क्या वेल का धड़कता है, क्या चूहा का धड़कता है, क्या हाथी का धड़कता है, क्या आदमी का धड़कता है? तो सबसे तेज किसका धड़कता है? तो आदमी का ही धड़कता है सबसे तेज। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखेंगे हम लोग। तो आज 100 क्वेश्चन तो नहीं करके हम लोग आज 70 क्वेश्चन को करते हैं, है ना? तो आज हम लोग 70 ही क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बात करते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्या वह क्लोरोफिल है, क्या वह ल्यूकोप्लास्ट है, क्या वह फाइटोक्रोम है, क्या वह इनमें से कोई नहीं है? तो क्या होगा आंसर इसमें? इसमें आंसर होगा क्लोरोफिल। क्या होगा आंसर? क्लोरोफिल होगा। बात करते हैं फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसके द्वारा? क्या ग्लूकोज के रूप में होता है, क्या वह फ्रुक्टोज के रूप में होता है, क्या वह लैक्टोज के रूप में होता है, क्या वह सुक्रोज के रूप में होता है? तो क्या होगा? वह सुक्रोज के रूप में होता है। फिर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? क्या कवक में होती है, क्या जंतुओं में होती है, क्या हर एक पौधे में होती है, परजीवियों में होती है? तो क्या आंसर होगा? हर एक पौधे में होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन करती है? सजीव जीवधारी, क्या कहा? सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरे का उत्सर्जन करते हैं? तो किसका आंसर होगा? तो कौन सा चीज हो सकता है उत्सर्जन? क्या अमोनिया का करती है, क्या वह यूरिया का करती है, यूरिक अम्ल का करती है, क्या वह यूरिया का करती है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, जो कि अमोनिया का भी करती है, यूरिया का भी करती है और यूरिक अम्ल का भी करती है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि वसा का पाचन कौन करवाता है? तो वसा का पाचन क्या पेप्सिन करवाती है, क्या ट्रिप्सिन करवाती है, क्या लाइपेज करवाती है, या एमाइलेज करवाती है? तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या वसा का पाचन कौन करवाती है? तो वसा का पाचन लाइपेज करवाती है। कौन करवाती है? तो वसा का पाचन लाइपेज करवाती है। आज के लिए यहीं तक का क्लास रखते हैं और आगे अब 70 से आगे की ओर चलेंगे, जो कि अब हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे, जो कि अब वह कल देखा जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।